Hello students, today we are just doing the last part of the chapter Sources of Finance for a Joint Stock Company. Here we are discussing about the short-term sources of finance for a joint stock company. So we already have done some of the sources of short-term finance for a joint stock company. Now the remaining are your trade credit, installment credit, factoring and intercorporate deposits. Okay, so we will discuss about these parts. Now what is the trade credit, or it is called to be mercantile credit as well. So what is this mercantile credit? Generally it is a B2B agreement in which a customer, that is one trader, is just doing or giving credit to the another trader. A customer can purchase goods without paying cash up, right? uh, and paying the supplier at a later scheduled date. So this is what called to be trade credit. It is a credit extended by one business firm to another business firm as incident to sale or purchase of goods and services. So it is an incident, मतलब सेल परचेज करते हुए जो है, जो हो जाता है आपका क्रेडिट, इट इज नॉट बीइंग दे आर इन्वॉल्वड इन एनी ऑफ द क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, कोई क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बट सेल और परचेज के कारण ही एक क्रेडिट जो क्रिएट हो जाता है अपने आप ही, दैट इज व्हाट कॉल्ड टू बी ट्रेड क्रेडिट. इट इज आल्सो नोन एज मर्केंटाइल क्रेडिट. Trade credit may be defined as credit extended by seller to the buyer at all levels of production and distribution process down to the retailer. तो नीचे मतलब के प्रोडक्शन से लेकर रिटेलर तक के प्रोसेस में जितने भी चैनल है वहां तक के क्रेडिट आपका एक्सटेंड होता रहता है. तो जो आपका है सेल और परचेज के कारण ये चलता है आपका. इट डज नॉट इंक्लूड कस्टमर क्रेडिट और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट. तो इसमें कस्टमर क्रेडिट या इंस्टॉलमेंट क्रेडिट इंक्लूड नहीं होता. इट अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड इज अनसिक्योर. तो गुड के ट्रांसफर होने के कारण हो रहा है और ये अनसिक्योर होता है, यानी कि इसके लिए कोई मॉर्गेज या एसेट की प्लेजिंग नहीं होती है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड क्रेडिट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर पीरियड. आपके 15 डेज से 3 मंथ तक का जनरली आपके बिजनेस में क्रेडिट चलता है. द बाइंग फर्म्स रिसीव्स सप्लाईज विदाउट पेइंग इमीडिएटली. तो बाइंग फर्म्स जो है वो सप्लाईज उनको मिल जाती हैं और उन्हें इमीडिएट पेमेंट नहीं करना होता है. जनरली दे मेक पेमेंट्स आफ्टर 15 डेज और 3 मंथ्स एज डिपेंड्स बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट contract between the buyer and seller. Trade credit reflects the buyer's power to purchase now and pay later. तो ट्रेड क्रेडिट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बायर्स अभी खरीद सकता है और उसको पेमेंट बाद में करनी है. सो दिस रिफ्लेक्ट्स द बायर्स पावर to purchase now and pay later. It also indicates the seller's faith in the buyer. कि सेलर का फेथ है तभी दे रहा है कि उसे मालूम है बायर is a genuine person and he'll pay back. It is available in the ordinary course of business and no security is required for getting it. The amount and terms of credit available depends upon the financial strength and goodwill of the buyer. तो कैसे है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है उसकी बायर की और उसकी गुडविल मार्केट में कितनी है, उसके बेसिस पे ही उसको क्रेडिट मिलता है कि कितने का सामान वो खरीद सकता है. नाउ एडवांटेजेस क्या है? नो इंटरेस्ट. ठीक है, सो नो इंटरेस्ट इज पेएबल एंड नो सिक्योरिटी इज टू बी पेड. ना तो इंटरेस्ट होता है इसमें पेमेंट करने के लिए और ना ही सिक्योरिटी होती है कोई भी देने के लिए. ट्रेड क्रेडिट इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस. सो इजी एंड कन्वीनियंट मेथड. नो फॉर्मेलिटीज. ठीक है, न्यू पॉइंट इज फॉर्मेलिटीज. नो फॉर्मेलिटीज आर देयर. इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इज देयर. और simple and convenient. It is simple and convenient method of raising short term finance. So no formalities are involved and credit bills ready to be readily available to the reputed business firms. Disadvantages क्या हैं? Price charge for credit sales are usually higher. तो जब आपको उधार दिया जाता है तो जनरली जो है सेलर वो थोड़े ज्यादा प्राइस पे देता है, विच इज इन अ फॉर्म की थोड़ा इंटरेस्ट ही वो फॉर्म जो है इंटरेस्ट टाइप का हो जाता है आपका. द बायर लूजेस कैश डिस्काउंट. और बायर जो खरीद रहा है उसको कैश डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलता. लार्ज वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट. तो जो सप्लायर है अगर वो क्रेडिट पे गुड्स प्रोवाइड करता है तो उसको वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि उसे ज्यादा अपने पास कैश स्टॉक रखना पड़ता है. नाउ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट. अब इंस्टॉलमेंट क्रेडिट है क्या है? इंस्टॉलमेंट क्रेडिट जनरली आपका जो है ड्यूरेबल गुड्स को खरीदने के लिए प्रोवाइड होता है.
तो बायर क्या करता है, एक पार्ट दे देता है प्राइस का, मतलब उसका कॉस्ट का एक पार्ट दिया जाता है और बाकी पार्ट जो है इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है. It refers to the facility of buying and other durable goods on credit. So buying goods, this is buying goods and other durable goods on credit. The buyer has to pay a part of the price of the asset at the time of delivery and the balance is payable in a number of installment. तो एक पार्ट दे देता है, that is called to be down payment. जो पार्ट वो पेमेंट दे रहा है उसे डाउन पेमेंट कहते हैं और जो बाकी का बैलेंस बचा उसको इंस्टॉलमेंट में, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में जनरली पे कर दिया जाता है. Now the supplier charges interest on the balance due, ठीक है. So the supplier जो क्या है चार्ज करता है interest on the balance due. The interest is included in the amount of the installment itself. So due to which क्या होता है आपका जो इंटरेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में ही जनरली इंक्लूड हो जाता है. A businessman may also buy fixed assets on hire purchase basis. तो हायर परचेज बेसिस पे भी खरीदते हैं वो. हायर परचेजेस बेसिस में क्या होता है आपका वही इंस्टॉलमेंट तो होती है पर जो उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो ओनरशिप है प्रोडक्ट की वो तब तक सेलर के हाथ में रहती है जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे दी जाती. Under this agreement, the ownership of the assets remains with the supplier until all the installments are paid by the buyer. Advantage क्या है आपके जो फिक्स एसेट्स यहाँ हमने कहा ड्यूरेबल एसेट्स और फिक्स एसेट्स परचेज कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में एंड हायर परचेज बेसिस enables a business firm utilize the assets and make payment out of the earnings. तो क्या है उन्हें इंस्टॉलमेंट में देना होता है तो वो अपना क्या है उस एसेट को यूटिलाइज करके उससे जो अर्निंग होती है उसके बेसिस पे वो इंस्टॉलमेंट्स दे सकता है. ठीक है. डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी पेड इन ईच इंस्टॉलमेंट. हर इंस्टॉलमेंट के साथ उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज फैक्टरिंग. अब फैक्टरिंग क्या है, इसे हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग. अब अकाउंट्स रिसीवेबल क्या है, आपने देखा डेटर्स होते हैं. ठीक है. अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूड्स योर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो गए हमारे जो आपके जिस पे जो आपकी जो है विच आर बीइंग लीगल पेपर विच जस्ट give the evidences that particular person has purchased certain things from the business and has to pay back to the company or organization. So account receivable financing क्या है, employees raising finance through the sale or mortgage of book debts. book debts यानी कि आपके accounts receivable के थ्रू आपके जो क्या है उनको mortgage करके या उनको सेल करके, book debts को सेल करके या उनको mortgage करके उसके थ्रू फाइनेंसिंग की जाती है. इस केस में क्या होता है जो आउटराइट सेल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, जो आपने पूरा दे दिया राइट किसी को कि अकाउंट्स रिसीवेबल आपको बेच दिए गए हैं, उसको क्या कहते हैं फैक्टरिंग. ठीक है. दैट इज कॉल्ड टू बी फैक्टरिंग. और फाइनेंस कंपनी जो कि ये प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, ठीक है, वो जो उन अकाउंट्स जो रिसीवेबल को खरीदती हैं उन्हें क्या कहते हैं फैक्टर्स कहते हैं. ठीक है. फाइनेंस कंपनीज और फैक्टर्स प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस कंसर्न्स थ्रू आउटराइट परचेज ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल और अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल. ठीक है. किसके बेसिस पे दे रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल की गारंटी के बेसिस पे उनको फाइनेंस कर रहे हैं या वो पूरा का पूरा जो है दे आर जस्ट बाइंग और परचेजिंग. दिस इज account receivable. So outright purchase of account receivable by the factor is called to be factoring process. The finance companies generally make advances. Generally जो आपके factoring में आपके account receivable जितने हैं उसका generally ये companies जो है 60% ही finance करती हैं. तो एक मीन्स एक बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है कि आपको अगर किसी को अगर 10 लाख रुपए लेने हैं तो उसको सिर्फ 6 लाख रुपए ही उसके 10 लाख के उनके अगर अकाउंट्स रिसीवेबल या बुक डेट्स हैं तो उसके बदले में सिर्फ 6 लाख के ही उसको फाइनेंस मिलेगा. राइट. अप टू 60% ही 5 लाख या 6 लाख ही देते हैं और बाकी का जो है वो डिस्काउंटिंग कह सकते हैं आप या मार्जिन कह सकते हैं. 60% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल प्लेज्ड विद देम. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ प्लेजिंग हो गया. द डेटर्स ऑफ द फर्म मेक्स पेमेंट टू इट व्हिच इन टर्न टू फॉरवर्ड्स देम टू द फाइनेंस कंपनीज और डायरेक्टली टू द फाइनेंस कंपनी. तो क्या होता है डेटर्स या तो जो पैसा है वो किसको देते हैं, कंपनी को देते हैं और कंपनी ये पैसा आगे किसको दे देती है, फाइनेंस कंपनीज को दे देती हैं. या फिर डायरेक्टली ये जो है उसका राइट पूरा का पूरा जो है अकाउंट्स रिसीवेबल को लेने का, रिसीव करने का पूरा राइट
जो है फाइनेंस कंपनी को ही दे दिया जाता है। एडवांटेज क्या है अब इसका? द बिजनेस इज रिलीव्ड ऑफ द कॉस्ट एंड एफर्ट्स ऑफ कलेक्टिंग डेट्स एंड बेड डेट्स लॉसेस। तो क्योंकि अकाउंट्स रिसीवेबल पे बेड डेट का लॉस भी होता है, तो कंपनीज अगर जब उनको पूरा आउटराइट जो है सेलिंग कर देती है, तो उसमें उनको उसके कलेक्ट करने की कॉस्ट नहीं देनी पड़ती और ना ही बेड डेट्स का नुकसान उनको सफर करना पड़ता है। वो नुकसान कौन उठाता है? फैक्टर्स ही उठाते हैं। ठीक है, जो कंपनी जो परचेज करती है अकाउंट्स रिसीवेबल, लॉस बेड डेट का उसी के पास जाता है, राइट। सो व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? एक एक्सपेंसिव मेथड है फाइनेंसिंग का, क्योंकि हमने देखा कि एक बहुत बड़ा जो है, बिकॉज अकाउंट्स इज जो है have to be sold at a heavy discount, because accounts receivable, this is what is accounts receivable is wrong, something wrong is there, because accounts receivable has to be sold at a heavy discount. तो accounts receivable एक heavy discount पर sold out किया जाता है। okay, so now advances from customers. so next is your customer advances हो गए। so customer advances क्या हुआ है कि जनरली कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन टाइम जो है आपका जो है चेंज होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट्स आर जो शॉर्ट सप्लाई में होते हैं, जनरली उनका डिलीवरी पीरियड एक लॉन्ग टाइम होता है, तो जो परचेजर को है पहले से ही उसकी बुकिंग करानी होती है। दिस मींस व्हेन द बुकिंग इज टू बी डन, दे हैव टू मेक सम पेमेंट, दैट इज व्हाट कॉल्ड टू बी एडवांसेस। तो जनरली आप जब कोई बहुत लग्जरीज कार्स वगैरह खरीदनी होती हैं, ठीक है, सो देन क्या होता है, कस्टमर्स को पहले से ही उसकी बुकिंग करानी होती है, अलॉन्ग विद द बुकिंग दे हैव टू पे सर्टेन एडवांसेस। तो ये जो एडवांस दे रहे हैं वो क्या हो गया? मैन्युफैक्चरर्स को जो एडवांस मिल रहा है, राइट, या कंपनी को जो एडवांस मिल रहा है वो हो जाता है कस्टमर एडवांसेस। मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स, नॉट ऑड, manufacturers and suppliers of goods require the customers to deposit an advance payment at the time of booking before the delivery of goods. तो क्या करना है उन्हें? They have to give deposits, they have to give a deposit or they have to give an advance payment at the time of booking before the delivery of the goods. The customer advances represents a part of the price of the goods ordered or booked by the customer टू बी सप्लाइड एट अ लेटर डेट। तो क्या जो आपका एडवांस पेमेंट दिया है वो क्या है आपका? वो प्राइस का एक, उसके पूरे प्राइस का एक पार्ट होता है जो गुड ऑर्डर किए हैं उसने, बुक किए हैं जो उसने। दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर इन शॉर्ट सप्लाई और व्हिच इन्वॉल्व्स अ वेटिंग पीरियड फॉर डिलीवरी, जिनकी सप्लाई कम होती है जो, और जिनके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है डिलीवरी का। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, a nominal interest is paid on such advances at the time of delivery of the article। और कुछ जगहों पर जो आपको जो एडवांस देता है कस्टमर, उस पर एक थोड़ा सा नॉमिनल इंटरेस्ट भी आपको जो है प्रोवाइड कर देता है सप्लायर। ठीक है, द एडवांस इज एडजस्टेड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और ये एडवांस जो है उसके टोटल प्राइस के साथ एडजस्ट कर लिया जाता है। लेट्स सपोज इफ द एडवांस इज गिवन लाइक 1 लाख अगेंस्ट 20 lakhs डिलीवरी ऑफ द गुड्स, तो वो 1 लाख क्या होगा, उसके बाद उसको 19 लाख पेमेंट करनी है, क्योंकि 1 लाख विल गेट एडजस्टेड टू द कॉस्ट। नाउ द लास्ट वन इज द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट एज अ नेम जो है आपका सिग्निफाई करता है कॉर्पोरेट्स के अंदर आपस में एक दूसरे को डिपॉजिट्स दे देना आपने। ठीक है, यानी कि व्हेन अ कंपनी बोरोज फंड्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड से अप टू 2 to 6 months, it is not 1 to 6 months, up to 6 months, okay, when a company borrows funds for a short period, say up to 6 months from another company which has surplus fund, तो एक दूसरी कंपनी से ले रही है जिसके पास सरप्लस फंड है, this is what called to be intercorporate deposits. The rate of interest payable on ICDs varies depending upon the amount involved and the time period. तो किस पे डिपेंड करता है ये, कितना अमाउंट है और कितना टाइम पीरियड है। तो आईसीडी क्या है? आईसीडी इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स वेरी करता है किस पे, कितना अमाउंट है और कितना टाइम पीरियड है। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है इसके? दीज डिपॉजिट्स आर वेरी कन्वीनियंट एंड पॉपुलर बिकॉज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को जानती हैं, एक दूसरे की रेपुटेशन, एक दूसरे की गुडविल, फाइनेंशियल सिचुएशंस,
तो वहां पर आपका जो है कन्वीनियंट रहता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। द आइडेंटिटी ऑफ द बोरो इज नॉट डिस्क्लोज टू द पब्लिक, तो जो कंपनी दे रही है आपको डिपॉजिट्स, वो दूसरी बाकी कंपनीज को इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करती है कि किस कंपनी ने बोरो किया है, ठीक है। तो पब्लिक में उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज रखा जाता है, ताकि अगर कहीं और से उसे फंडिंग चाहिए तो वो इजिली अवेलेबल हो सके। इंटरेस्ट पेबल ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स इज यूजली लो, तो इन पे जनरली बहुत लो होता है देन एनी दैट पेबल ऑन लोन्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये इजिली अवेलेबल हो जाता है, फॉर्मेलिटीज कम है और इस पे इंटरेस्ट कम होता है एज कंपेयर टू बैंक्स लोन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन्स। डिसएडवांटेजेस क्या है? द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर जनरली अनसिक्योर्ड एंड आर अरेंज्ड बाय फाइनेंसर, तो जनरली क्या है, ये अनसिक्योर्ड होते हैं और कई बार इनकी अरेंजमेंट कौन है, कोई फाइनेंसर कराता है आपस में, जो दूसरों के लिए एक समझो एक मिडलमैन है, फाइनेंसर, जो बाकी दोनों कंपनीज के लिए ये अरेंजमेंट क्रिएट करता है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर अवेलेबल ओनली टू रेप्यूटेड कंपनीज, तो ये जो है आपके इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स स्मॉल कंपनीज और अननोन कंपनीज, जो पॉपुलर कंपनीज नहीं है उनको नहीं मिलता, रेप्यूटेड कंपनीज को ही अवेलेबल होता है। सो इसका बेनिफिट छोटी कंपनीज राइट नहीं उठा सकती, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर sources of finance for a joint stock company. So here the chapter is being finished. Children, I hope you people are revising. So keep revising because it is being divided into number of parts, and every part give you just a full information about every source of finance. So continue revising, or any problem you people face, please you can just drop me your queries there in the comment box. Thank you, students. Good luck for your revision, and I will just meet soon with the new chapter. Okay. Now, very important part is just like, share, and subscribe. Keep on just sharing this video with the other. Thank you very much.